हेलो दोस्तों, ए टू एस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक समीकरण। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण और रासायनिक अभिक्रिया के अवयव। चलिए इसे हम लोग पुनः रिवाइज कर लेते हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा हमने पढ़ा था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं तथा जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इसलिए यह अभिकारक हुए तथा कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया का बाद बन रहा है इसलिए क्या हुआ, उत्पाद हुआ। ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया के अवयव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए, रासायनिक समीकरण जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए पुनः, जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा व्यक्त करने की विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। चलिए हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं। दोस्तों, जैसा हमने पढ़ा, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण अर्थात केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए जैसा है एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2। क्लोरीन का क्या सूत्र होता है, Cl2। और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। यही हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण। दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण। हम रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए सबसे पहले अभिकारक को हम हमेशा बाएं तरफ लिखते हैं। अभिकारक क्या लिखते हैं, बाएं तरफ, अभिकारक। उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, जिसे हम कहाँ हमेशा दाएं तरफ लिखते हैं, उत्पाद। ठीक, और देखिए ये जो लाइन होता है इसे मध्य योजन कहते हैं। इसी के ऊपर दाब लिखते हैं, ताप लिखते हैं और उत्प्रेरक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दाब, ताप और उत्प्रेरक। ठीक, तथा जो अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था होती है जैसे ठोस, द्रव और गैस, उसे हम अभिकारक के जस्ट नीचे यहाँ भौतिक अवस्था ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ, और उत्पाद का अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक अवस्था क्या है। ठीक, भौतिक अवस्था क्या क्या होता है। देखिए भौतिक अवस्था में पहला आता है ठोस, जिसको हम इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे एस, ठोस, सॉलिड, जिसे हम किससे, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है द्रव, जिसे हम कहते हैं लिक्विड, जिसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके बाद आता है गैस, जिसे इंग्लिश में भी गैस कहते हैं, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। होता है ताप को हमेशा डेल्टा से दिखाते हैं, ये होता है हमारा ताप।
ठीक। और ये जो होता है वो होता है हमारा मध्य योजन। क्या होता है? मध्य योजन, जो अभिक्रिया को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। और जो गैसीय पदार्थ बच जाता है, जो गैसीय उत्पाद बच जाता है, उसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है क्या? गैसीय उत्पाद। ठीक। और जो कोई ठोस अविलेय पदार्थ या कोई अवक्षेप बच जाता है, उसे इस प्रकार हम नीचे एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चलिए इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में निरूपित करते हैं। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि कार्बन क्या है? ठोस, इसलिए इसको किससे निरूपित करेंगे? एस से। ऑक्सीजन क्या है? गैस, इसलिए किससे निरूपित करेंगे? जी से। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा? गैस, इसलिए इसको किससे निरूपित करेंगे? जी से। ठीक। इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रियाओं को निरूपित करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण हमने पढ़ा अभी तक। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को सूत्रों तथा संकेतों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या? फिर से दोस्तों, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम इसका परिभाषा यहाँ लिख देते हैं। दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी अभिक्रिया समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जैसे कि एक तरफ अभिकारक होता है, एक तरफ उत्पाद, तो अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जितनी होगी, उतनी ही उत्पाद के परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देती है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 तथा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है। उसी प्रकार यहाँ जिंक के परमाणु संख्या 1 तथा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है। उसी प्रकार सल्फर परमाणु संख्या इधर 1, इधर भी 1 है। और इधर ऑक्सीजन परमाणु संख्या 4, इधर भी ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी है? 4 है। अर्थात अभिकारकों के परमाणु की संख्या तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। यह एक समीकरण जो है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसी अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले हम उस तत्व का या उस यौगिक का मूल रासायनिक सूत्र लिखेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। जैसा यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, पहला हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2। और क्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cl2। और जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो क्या होता है? HCl। तो दोस्तों, इधर देखिए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2। और यहाँ क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है। लेकिन यहाँ जो है हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 और क्लोरीन परमाणु संख्या 1 है। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 2। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। इसके लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन का यहाँ कितना लगा देंगे? 2। तो इस यहाँ देखिए, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 एकम 2 और क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 एकम 2, यानी इधर क्लोरीन परमाणु संख्या 2 और इधर भी क्लोरीन परमाणु संख्या 2। उसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु संख्या यहाँ 2, उसी प्रकार यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2। अगला दिया गया है कि सोडियम जो है क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। हम लोग जानते हैं जो सोडियम का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? Na। और यहाँ क्लोरीन का हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पहले भी लिखा, Cl2। और जो सोडियम क्लोराइड होता है क्या होता है? NaCl।
यहाँ देख रहे हैं जो सोडियम का परमाणु संख्या है वहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है? 2 है। तो इधर 2 करने के लिए यहाँ कितना लगाएंगे? 2। लेकिन यहाँ 2 लगाएं, लेकिन सोडियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2। 2 इधर नहीं है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ 2 करने के लिए क्या लाएंगे? 2। अब इधर सोडियम परमाणु संख्या 2 और इधर भी सोडियम परमाणु संख्या 2 और क्लोरीन परमाणु संख्या 2, यहाँ भी क्लोरीन परमाणु संख्या 2। तो ये हमारा जो समीकरण हुआ वो क्या होगा? संतुलित हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाती है। तो हम लोग जानते हैं जो हाइड्रोजन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2 और ऑक्सीजन क्या होता है? O2 और जल क्या होता है? H2O। ठीक, तो यहाँ देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है वहाँ 1 है और इधर कितनी है? 2 है। तो इधर 2 करने के लिए यहाँ कितना लगाएंगे? 2। लेकिन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या तो संतुलित हुई, किंतु जो हाइड्रोजन परमाणु संख्या है कितनी हुई? 2 दूना 4 और इधर कितनी है? 2। तो यहाँ 4 करने के लिए कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे। ठीक, यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन परमाणु संख्या, इधर भी 2 दूना 4, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 2, यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2। तो ये भी हमारा क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग जानते हैं जो मैग्नीशियम होता है उसका रासायनिक सूत्र Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? MgO। तो इधर देखते हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ कितनी है? 2 है। तो इधर 2 करने के लिए इसके आगे हम लोग कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई, यहाँ भी 2 है, किंतु जो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं? 1 है। तो यहाँ संतुलित करने के लिए इसके आगे कितने लगाएंगे? 2। तो ये भी हमारा जो समीकरण हुआ वो क्या हो गया? संतुलित हो गया। हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के लाभ। इसमें पहला है अभिकारकों तथा उत्पादों का ज्ञान होता है, अर्थात हमें यह पता चलता है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग लिया और कौन पदार्थ बना। चलिए, दूसरा जो है पदार्थों की भौतिक अवस्था का बोध होता है, अर्थात यह पता चलता है कि जो अभिकारक है वो ठोस है, द्रव है, गैस है, अर्थात यह उत्पाद जो है बना, जो उत्पाद बना वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तीसरा जो है अभिकारकों तथा उत्पादों की मोलों की संख्या ज्ञान होता है, अर्थात यह पता चलता है कि जो अभिकारक है, अभिकारक कितने मोल उस अभिक्रिया में भाग लिए, कितने मोल उत्पाद बने, यह बताता है। और जो चौथा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों का द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है, जिससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या होती है? पुष्टि होती है। ये था संतुलित रासायनिक समीकरण के लाभ। चलिए दोस्तों, हम लोग पुनः रिवीजन करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। पहला हम लोग पढ़ा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अर्थात जो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को सूत्रों तथा संकेतों में व्यक्त करना। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक के जितने परमाणु होंगे उतने उत्पाद के परमाणु होने चाहिए। यही क्या है हमारा संतुलित से समीकरण को संतुलित करते हैं तथा संतुलित रासायनिक समीकरण के लाभ। तो दोस्तों, एक यहाँ रासायनिक समीकरण लिखा है H2 प्लस Br2 HBr, इसको आप संतुलित कर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं तथा इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।